बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से हंगामी तौर पर इजराइल में मौजूद तमाम एम्बेसीज के स्टाफ को इमीडिएटली फैमिली मेंबर समेत निकल जाने का ऑर्डर जारी हुआ है और कहा गया है कि कोई शख्स इजराइल इस वक्त ट्रैवल ना करे और जो वहां पर मौजूद हैं उनको कहा गया है कि यानी एम्बेसी समेत आप अगली जो पहली कमर्शियल फ्लाइट है उसको इमीडिएटली पकड़े और यहाँ से निकल जाए। और उसके बाद इजराइल में रहने वाले जो लोग हैं, खास तौर पर जो हैं तो वो इजराइली लेकिन उनके पास बरतानिया का भी पासपोर्ट है, वो डुअल नेशनल है, उनको कहा गया है कि आपने इमीडिएटली फौरी तौर पर अगर निकलना है तो आप निकले, नहीं तो आपके पास जो एक्सेस होगी वो बड़ी लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि फौरी तौर पर हम तमाम एम्बेसी के मेंबर्स को यहाँ से निकाल रहे हैं। अब रीज़न जो पेश की गई है वो ये है कि ईरान का जो हमला हुआ है उसके बाद अब इजराइल रिटेलिएट करने जा रहा है और ख़तरा अब उनको ये है कि इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला करना है। जाहिर सी बात है, इजराइल हमला करने के लिए जा रहा है तो उसमें उनको निकालने का तो कोई तुक बनता नहीं है, लेकिन कहानी सिर्फ ये है कि रिटेलिएशन अब करनी है और वो रिटेलिएशन बड़ी ख़तरनाक होने के लिए जा रही है ईरान की जानिब से। अभी सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि आप फौरी तौर पर निकले और यहाँ तक कहा है कि पहली कमर्शियल फ्लाइट पकड़ते ही आप निकले, कोई एक्स्ट्रा फ्लाइट नहीं है, जिसने निकलना है इमीडिएटली निकले। उसके बाद गालिबन ये लड़ाई बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है और इस सारी सूरत हाल में गालिबन इम्कान ये है कि लड़ाई बड़े पैमाने पर जा रही है, क्योंकि ईरान में अब ईरान की पार्लियामेंट में एक बिल आने वाला है और ये बिल जो आ रहा है इसके बाद आप ये सोच लें कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी कि ख़ास तौर पर ईरान, शाम, यमन, इराक, हिजबुल्लाह और हमास, ये तमाम की तमाम फोर्सेस, जिस तरह नेटो की फोर्सेस हैं, ये तमाम की तमाम फोर्सेस एक हो जाएंगी। इनके दरमियान पूरे का पूरा एक ग्रुप यानी ज्वाइंट ऑपरेशन रूम होगा। अब होगा ये कि इसको पूरी तरह ईरान हैंडल करेगा बैठकर, यानी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इसका एक हेडक्वार्टर होगा, एक जॉइंट रूम होगा, एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और सारी एक्सरसाइज सब कुछ एक होगा। यानी अब इस सारी सूरत हाल में सारे के सारे ग्रुप जो बिखरे हुए हैं अब एक जगह मिलकर ऑपरेशन करेंगे और गालिबन ईरान ने ये काम इसलिए किया है क्योंकि उनको पता है कि अब हम बहुत लंबी और बहुत बड़ी जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि हमास को वो कहें कि अच्छा आप हमला करें, अच्छा अब यमन तू हमला कर, फलाना कर। वो कह रहे हैं कि अब ये बिल आएगा जिसके बाद अब उसका हेडक्वार्टर जो होगा ईरान में होगा। ईरान जो ऑर्डर जारी करेगा उसके बाद वो आगे ऑर्डर लेंगे और वो काम करेंगे। उससे सीन ये होगा कि ईरान के पास चूँकि हथियारों की सप्लाई है, रूस उनको हथियार दे रहा है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यानी ईरान अब करेगा क्या कि आसानी से ईरान में बैठकर आप लिबनान की भी जंग लड़ सकते हैं, आप उसके बाद यमन की भी जंग लड़ सकते हैं, आप तमाम जंग लड़ सकते हैं। यानी सारी के सारा अब हेडक्वार्टर जो है वो एक जगह पर आ रहा है कि पहले बिखरे बिखरे थे। अच्छा मिसाल के तौर पर आज यमन ने हमला किया, यमन ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दाग दिया तो पता ये चला नहीं किसी को भी। इस सारी सूरत हाल में जब एक ही ज्वाइंट रूम होगा, कमांड एंड सेंटर एक होगा, ये असल में आप समझ लें कि पूरी तरह एक ज्वाइंट मिलिट्री अलायंस बनने के लिए जा रहा है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इसके बाद जिन कंट्रीज ने भी शमूलियत इख्तियार करनी है मल्टी फ्रंट पर, जिसने कुछ भी करना है वो सारे का सारा अब यहाँ से होगा। अब इस सारी सूरत हाल का आप अच्छी तरह मतलब समझ सकते हैं कि यानी आप ये सोचें कि इसराइल के डिफेंस सिस्टम को, चीज़ों को तबाह करना, कोऑर्डिनेट करना, रीजनल वॉर जो जंग छिड़ने के लिए जा रही है पूरी तरह आगे अगले लेवल पर ये अब लड़ाई होगी। कैपेबिलिटीज ट्रांसफ़र करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, हथियार देना, कहाँ से हमला करना है, क्या नहीं करना, सारे का सारा एक लेवल पर होगा। यहाँ हर एक के नुमाइंदे बैठे होंगे। यानी मिसाल के तौर पर लेट से उसको अंडरग्राउंड कर लिया है तेहरान के अंदर, अब वहाँ पर बैठकर अंडरग्राउंड आपने काम किया है, अब हिजबुल्लाह का नुमाइंदा होगा, हमास का नुमाइंदा होगा, यमन का होगा, यानी सारे बैठकर करेंगे अच्छा अब ये आपने काम करना, अब हम ये करने जा रहे हैं, फलाना काम करने जा रहे हैं। तो ये असल में होता तब है जब आप बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ईरान को फ़ायदा देने वाली है और वो बड़ी ही हैरान कुन और बड़ी ही अजीबोगरीब है। वो ये है कि शाम के साथ जो कोऑर्डिनेशन अब इनकी होने जा रही है
तो अब अगले कुछ अरसे के अंदर आप देखेंगे कि जो शाम से हमले होंगे वो ईरान डायरेक्टली वहां से जाकर हमला करेगा। यानी अब वहां पर होगा ये कि एक तो भी आपको ये नजर आ रहा है कि जी ईरान यहाँ से हमला करता है, अब अगला जो उन्होंने काम करना है उन्होंने शाम के अंदर से हमले करने हैं। तो शाम में अब उनका फौजी अड्डा वो डायरेक्टली इजराइल पर हमला करेंगे, शाम से वहां से अटैक्स होंगे। अभी तक तो इजराइल पर हमला नहीं होता, इजराइल आता है हमला करके चला जाता है। अब जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तो फिर शाम से हमले, और शाम के अंदर आपको पता है रूस भी बैठा हुआ है, तो रूस ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि हमने दिफा करना है और सारा कुछ है। तो इस सूरत हाल में वो भी इस जंग में कूद पड़ेंगे, क्योंकि ईरान से आपको जो चीज़ यानी डिफ़िकल्टी होती है या बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप आसानी के साथ वही हमले, जब वही हाइपरसोनिक मिसाइल वही चीज़ें आप शाम से मारेंगे तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पैमाने पर लड़ाई होगी। अब ये लड़ाई जब जारी है तो जाहिर सी बात है एम्बेसीज जो हैं वो खाली करवाई जा रही हैं कि भाई आप यहाँ से निकले। अब सारे लोगों को कहा जा रहा है आप निकले, और सबसे बढ़कर देखिए नेतन्याहू को जिस बात का असल खौफ है, उसको जो परेशानी है वो ये है कि अगर हम यहाँ पर चूक गए तो इजराइल की अवाम ऑलरेडी हम पर तपी बैठी। आपको पता है हसन नसरुल्लाह के मारने के बाद नेतन्याहू की रेटिंग में इजाफा हुआ था, लेकिन ईरान ने जो हमला किया है उसके बाद स्टिल अभी तक जो इन्होंने हमला नहीं किया, उसके बाद इजराइल की अवाम खौफ में है, पैनिक में है, और वो ये उनको लग रहा है कि अगर ये हमारा दिफा नहीं कर सकते तो ये फिर यहाँ से फारिग हो। सो इस सूरत हाल के अंदर अब ये बार बार वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ से लड़ाई करनी है, फलाना करना है। असल में ईरान अब अपनी आखिरी हद तक जो कोशिश कर रहे हैं लड़ाई करने की, क्योंकि उनको एक चीज़ सामने नज़र आ रही है कि इसराइल ने दो काम करने हैं मुस्तकबिल के अंदर, या तो इसराइल को नेटो में शामिल कर लिया जाएगा और तुर्की को किक आउट कर दिया जाएगा। ये सूरत हाल तो होनी है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि तुर्की का मामला इस तरह रहे। और एक बात इसराइल को भी खटका भी है, वो ये है कि ये ना कहीं हो जाए कि हम तुर्की को निकालें और तुर्की कहीं इनके साथ खुल के खेलना शुरू हो जाए, रूस के साथ वो चला जाए या शाम के अंदर आ जाए। इस चीज़ का भी उनको ख्याल रखना है। फिर इस सारी सूरत हाल में उनको ये देखना है कि हमने भी शमूलियत इख्तियार करनी है। रूस देखिए इस सारे मामले पर तैयार बैठा हुआ है, अलायंस और ये चीज़ें, तो वो ये समझते अगर ये मामला हो जाए, इसके अलावा हम एक नया ग्रुप अलायंस बना ले जिसमें अमेरिका हो, जिसमें इजराइल हो, और असल में इसमें नेटो के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो इजराइल को इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर फ्रांस अब सपोर्ट नहीं कर रहा, फ्रांस ने बल्कि कहा है दूसरे मैक्रोन को, आपको पता है इस वक्त नेतन्याहू के साथ लड़ाई है, तो मैक्रोन ने ये बार बार कहा है बहुत सारे ममालिकों कि आपने इनको हथियारों की सप्लाई नहीं देनी। तो ये सूरत हाल में उनको लगता है कि नेटो के अंदर अगर हम चले गए तो बहुत सारे ममालिक रेजिस्ट करेंगे कि इनको नेटो में शामिल नहीं करना, तो फिर वो अपना एक अलायंस बना सकते हैं, उसको वो कुछ भी नाम दे लें, कोई भी XYZ का नाम दे ले, उसमें अमेरिका आ जाए, यूरोप के कुछ ममालिक आ जाए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो। अब ये बात पता है ईरान को एक काम होने के लिए जा रहा है और ये इसीलिए वो सारा काम करे। और ये बात याद रहे, इस अलायंस में ये अलायंस ऐसे नहीं बनाया जा रहा, ये एक नेटो तर्ज का अलायंस है और कल को इसमें रूस आ जाएगा, इसमें पॉसिबिलिटी है कि अफगानिस्तान आ जाए, और फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज भी आ जाएं। यानी अभी देखिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का तो शायद आइडिया नहीं है कि उसमें क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है और वो अपने आप को एज अ न्यूट्रल के तौर पर रख रहे हैं। वो न्यूट्रल भी रहे तो काफ़ी हद तक इजराइल के लिए शिकस्त है, कई कंट्रीज सामने आ जाएंगी। अब उस सारे मामले पर आप देखेंगे कि अफगानिस्तान या कल को कोई आ जाता है, उसके बाद ये फिर एक रामवार हो जाएगी कि अगर अमेरिका का अलायंस बढ़ जाता है तो इस अलायंस के अंदर रूस, और लेटर ऑन जब जंग बहुत बड़ी तबाही की सूरत हाल में चली जाए, जब ताइवान का मामला भी खुल जाए, तो फिर चाइना भी शमूलियत इख्तियार कर सकता है। चाइना का भी छोटी जंगों में कोई ताल्लुक नहीं है, हमेशा वो न्यूट्रल रहा है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हालात और चीज़ें बदलते हुए टाइम नहीं लग रहा, तो इसलिए अब उनको लग रहा है कि जंग जो है वो लंबी होने जा रही है और अपने स्टाफ को कहा जा रहा है कि आप इमीडिएटली जगह खाली करना शुरू करें। खाली स्टाफ नहीं जा रहा, उनके फैमिली मेंबर्स भी जा रहे हैं। सो इस वक्त के जो मामला सामने आ रहे हैं वो असल में इंडिकेट कर रही हैं सारी सूरत हाल कि आने वाले वक्त में चीज़ें किस लेवल पर जा रही हैं, हालात किस लेवल पर करवट बदलने के लिए जा रहे हैं, और अगले मरहले में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है वो ये है कि ईरान ने अब रिटेलिएशन जब करनी है तो ईरान ने इसराइल के खिलाफ बहुत सारे फ्रंट खोल देने हैं।
देखिए, अमेरिका ने, आप चाहे 1,00,000 दफ़ा इख्तलाफ करें, अमेरिका एक बात बार बार कह रहा है। वो ये कह रहा है कि ईरान के पास है बहुत ज़्यादा मिसाइल, और अगर ये फ्रंट खुल गया तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि अमेरिका को इस वक्त जिस तरह की सपोर्ट चाहिए थी मिडल ईस्ट से, अड्डों के हवाले से वो मिल नहीं रही। तो वो इजराइल को ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा हमला कर लें जिसमें आपको इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ना तबाह करें, बल्कि आप इनका कोई ऑयल फैसिलिटीज़ वगैरह तबाह करके यानी बराबरी कर ले, और फिर ईरान पर इस्लामिक कंट्रीज़ के जरिए प्रेशर डाला जाएगा, चले आपने हमला किया, उन्होंने किया, बराबरी कर ले, इसको फिलहाल करें। लेकिन इसराइल कहता मैं ये काम नहीं करूँगा, मैंने जंग करनी है, और उसने प्लान किया है इसको एक्सपैंड करते जाना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।